बैक एवरीवन। अब हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फंक्शनल पॉइंट्स। तो फंक्शनल पॉइंट के ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो कैसे अप्रोच किया जाएगा, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके पहले वीडियो पे हमने फंक्शनल पॉइंट से रिलेटेड थ्योरेटिकल टॉपिक समझा था, कंसेप्ट देखा था कि आखिर फंक्शनल पॉइंट क्या होते हैं और इसके 5 कौन से हमारे टाइप्स हैं। लास्ट वीडियो में मैं इन सब के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लेना ताकि इसके बारे में थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आपके ब्रशअप हो जाए, फिर आप इस न्यूमेरिकल के स्टेप्स को समझना। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ एफ़। ठीक, हमें इस एफ़ को कैलकुलेट करना होता है और एफ़ का फॉर्मूला क्या होता है, 14 स्टैंडर्ड नंबर है, 14 इंटू स्केल। याद रखना है 14 क्या है, ये 14 हमारे पैरामीटर्स हैं जिनको कंसीडरेशन में लेते हैं फंक्शनल पॉइंट्स को सॉल्व करते समय। यानी 14 ऐसे डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं फंक्शनल पॉइंट के कैलकुलेशन के टाइम पे, जिसमें क्लासीफाई किया जाता है। 0 का मतलब होता है नो इन्फ्लुएंस, 1 का मतलब इंसिडेंटल, 2 मतलब मॉडरेट, 3 मतलब एवरेज, 4 का मतलब सिग्निफिकेंट एंड 5 मतलब इसेंशियल। अभी के लिए इन नंबर्स को आपको याद करना होगा। 0 का मतलब नो इन्फ्लुएंस, 1 के लिए इंसिडेंटल, 2 के लिए मॉडरेट, जब 3 मतलब अगर वो आपको बोलेगा एवरेज तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, स्केल की वैल्यू 3 लेनी है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे जब वो सिग्निफिकेंट बोलेगा और 5 से बोलोगे जब वो इसेंशियल बोलेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। यानी इन वैल्यूज़ की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपको एफ़ के साथ इसका मल्टीप्लाई करके एफ़ की वैल्यू निकालनी होगी। 14 इंटू स्केल की वैल्यूज़, स्केल की वैल्यूज़ ये हैं, ये जो इधर लिखी हैं ये स्केल की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, स्टेप 2 होता है जिसमें हम लोग CAF यानी कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CAF इज इक्वल्स टू 0.65 प्लस 0.01 इंटू दिस F। ये जो आपने फर्स्ट स्टेप में F कैलकुलेट किया, इस F को बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है आपको 0.01 के साथ, उसमें 0.65 ऐड कर दो तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर मिल जाएगा। ठीक, इस फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि आपको याद होगा फंक्शनल पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, UFP इंटू CAF। ठीक, इन दोनों को ही प्रोडक्ट को तो कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था CAF कैलकुलेशन और CAF कैलकुलेशन के लिए F चाहिए तो उसको पहले कैलकुलेट कर लिया। तो स्टेप कैसे हुआ, पहले F कैलकुलेट करते हैं, फिर इस F को CAF के फॉर्मूले में रखते हैं तो CAF कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आता है पार्ट थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ UFP अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट। अब ये कैसे किया जाता है ये सीखते हैं। ठीक, अगर इसके कैलकुलेशन को समझो तो इसके लिए एक टेबल रिक्वायर्ड होती है और ये टेबल याद करना पड़ता है। इस टेबल को आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, यही हमारे वेट फैक्टर्स कहलाते हैं जिसको हमें याद करना होता है। ये EI मतलब एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरी, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ठीक, इन सब के बारे में डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है हमने कि फंक्शनल पॉइंट्स की ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो अब आपको बताया जा रहा है कि UFP कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि थर्ड स्टेप है UFP और फिर एंड देन लास्ट में हमारा आंसर आ जाता है इन दोनों के प्रोडक्ट के कारण। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई ईच इंडिविजुअल फंक्शनल पॉइंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन टेबल। इस टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ आप ईच फंक्शनल पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करोगे। आपको क्या करेगा, वो बताएगा दैट EI की वैल्यू आपके लिए 50 है और लेट्स से EO की वैल्यू 40 है और EQ की वैल्यू लेट्स से 20 है। ऐसे ही रैंडम नंबर सब कुछ वैल्यूज़ देगा इन सब की फंक्शनल पॉइंट्स की, और बोलेगा कि आप ना अनएडजस्टेड जो वेट है उसका वो वेरी हाई है। अगर हाई है तो आप इन सारे नंबर्स को हाई वाले पैरामीटर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये इंटू 6 हो जाएगा, ये इंटू 7 हो जाएगा, इस तरीके से। ये बात समझ में आई, इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, एंड देन दोनों का प्रोडक्ट करके आंसर निकालना है। अब एक डाउट आता है, मतलब कि यार UFP निकाला कैसे हमने, UFP समझ नहीं आया, इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझेंगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये टॉपिक। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। स्टेप्स क्या है मैं रिकैप कर दूँ। सबसे पहला स्टेप होता है F कैलकुलेट करना, सेकंड स्टेप है F की वैल्यू मिल गई है तो कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल सकते हो, 0.65 के साथ ऐड कर देना 0.01 इंटू F। ठीक, थर्ड स्टेप होता है जिसमें आप लोग UFP कैलकुलेट करते हो, और UFP कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है गिवन फंक्शनल यूनिट्स के नंबर्स को विद द पैरामीटर। आपको जो वेट गिवन होगा, बोलेगा वो हाई है, एवरेज है या लो है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उन सारे के सारे पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करना और इन सबको सम कर देना। जो आपका रिजल्ट आ रहा होगा ना, यहाँ पर मान लो कुछ कैलकुलेट करके x बन रहे हैं जिसमें आप फंक्शनल यूनिट्स और जो इसमें से गिवन पैरामीटर है मल्टीप्लाई करके कुछ निकाला, यहाँ पर कुछ x1 निकला, x2 निकला, तो आपको यहाँ पर समेशन ऑफ x निकालना है और यही आपका UFP कहलाता है। ठीक है,
अब समझते हैं कि एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, आओ एग्जाम्पल समझो। हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज कंप्यूट फंक्शनल पॉइंट व्हेन ऑल कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर एंड वेट फैक्टर्स आर एवरेज। देखो यहाँ पे वेट फैक्टर्स आर एवरेज बोल दिया। अगर वेट फैक्टर्स एवरेज हैं तो वेट जो अभी टेबल देखा था उसमें जो एवरेज वाला कॉलम था, और एवरेज कॉलम का आंसर क्या था? 4 5 4 10, क्या है? 4 5 4 एंड 10 7। ठीक, ये होता है हमारे पास सबसे पहले इनपुट, फिर आउटपुट, फिर क्वेरी, फिर यहाँ पर आई एल एफ और ई आई एफ एक्सटर्नल इंटरफेस। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे एवरेज वैल्यूज़ हैं। कहाँ से निकाला हमने? इस टेबल की मदद से निकाला। ये देखो, ये सारा का सारा एवरेज वैल्यू हमने पिक किया वेट फैक्टर का, और इन्हीं से हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक, और आपको क्या दे रखा है? यूज़र इनपुट, इनपुट की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको पहले से नोन है। आउटपुट की वैल्यू गिवन है, आपको इंक्वायरीज़ की वैल्यू गिवन है, ये भी पता है। आपको यूज़र फाइल्स यानी इंटरनल फाइल्स के बारे में भी पता है, एक्सटर्नल इंटरफेसेस के बारे में भी पता है, आपको ये भी डेटा गिवन है। ये सारा डेटा गिवन है, सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई करो इन सबको, और कुछ रिजल्ट आएगा, इन सबको लास्ट में जोड़ देना, ये बन जाएगा आपका यूएफपी। ठीक है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्यूशन कैसे इसको अप्रोच करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है सॉल्व करने के लिए? कैलकुलेशन ऑफ एफ, यानी आपको दिखेगा कि स्केल की वैल्यू कितनी है? 3। कैसे पता चला? क्योंकि बोला गया है एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो एवरेज लेना है। 0 के लिए नो इन्फ्लुएंस, 1 के लिए इंसिडेंटल, 2 के लिए मॉडरेट, 3 के लिए एवरेज, 4 के लिए सिग्निफिकेंट। तो एवरेज के लिए हमें 3 लेना है स्केल की वैल्यूज, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 14 से। क्लियर है? तो हमने यहाँ क्या किया? स्केल की वैल्यू 3 ली, 14 इंटू 3 दैट इज़ 42। तो हमारा एफ निकल गया। एफ निकलने के बाद नेक्स्ट स्टेप सी एफ की कैलकुलेशन आएगी। तो सी एफ में बस यहाँ पर 42 रख दिया मैंने एफ की वैल्यू, इससे सी एफ निकल गया। थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास? यू एफ पी निकालना है। यू एफ पी कैसे निकालता हूँ? आपको बताया था अभी कि इंडिविजुअल सबको आप यहाँ 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, और लास्ट में इन सब के रिजल्ट को जोड़ दोगे। तो वही किया गया, 50 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 5 प्लस 35 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 7, और ऐड करके आंसर आ गया 628। समझ में? अब आपको UFP मिल चुका है, आपको CAF मिल चुका है, बस इन दोनों के प्रोडक्ट से ही तो फंक्शनल पॉइंट निकलता है। तो फंक्शनल पॉइंट क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये इट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में? सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत मुश्किल कुछ नहीं होता है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है जो आपको करना होगा अपने एंड से मेहनत, वो होगा कि फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, एक तो आपको CF का फॉर्मूला नहीं भूलना है। CF का फॉर्मूला क्या होता है? 0.65 प्लस 0.01 इंटू 10F, ये नहीं भूलना है। ठीक, UFP कैलकुलेट करने के लिए आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। इस टेबल को कैसे याद कर सकते हो? एक तो आप लोग थोड़ा पैटर्न देखोगे ना, तो पहले ये चीज़ याद रखना कि इसका सीक्वेंस ऐसा होता है EI, EO, EQ, ILF एंड EIF। अगर ये सीक्वेंस भूल गए तो फिर नहीं हो पाएगा। EEIE ऐसा याद करते हैं हम लोग कि I3IE। ठीक, तो EEIE की मदद से हम लोग को थोड़ा याद रह जाता है, जैसे याद करना चाहो। तो जब इसमें हम लोग सिंपल वैल्यूज़ की बात करते हैं, ठीक, तो सिंपल वैल्यूज़ में क्या होगा? 3 4 3। स्टार्टिंग के 3 तो बहुत ईजिली याद हो जाते हैं। वैसे ही जब एवरेज के केस में देखोगे तो 4 5 4, और जब कॉम्प्लेक्स के केस में देखोगे तो उस टाइम पे मिलेगा 6 7 6। नेक्स्ट नंबर कैसे याद होगा? यहाँ पर यही ध्यान से देखना कि हमारे पास क्या हुआ कि 7 और 5 हुआ, 10 और 7 हुआ, 15 और 10 हुआ। कुछ सिंपल से इसमें ना ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कि ये दोनों नंबर्स आपस में हमेशा सेम होते हैं, और इन दोनों का समेशन इधर जाता है। ठीक है, बस ट्रिक बनाते हैं यार। ऐसा है कि आपको याद करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब जैसे याद करो, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद हो सकती हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। नहीं रहता तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई 7 7 ऐसे सेम होता था, 10 10 ऐसे सेम होता था। बाकी ये 2 वैल्यूज़ याद रह जाएंगी। ठीक है, बन जाएगा अपने दिमाग में, इमेज के नीचे 5 आता था। ठीक है, इस तरीके से कुछ बनाकर इस टेबल को याद रख सकते हो, क्योंकि बिना इस टेबल को याद किए UFP कैलकुलेशन तो पॉसिबल नहीं है। UFP कैलकुलेट अगर करना है तो आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। क्लियर है?
आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आपको इस तरीके का क्वेश्चन गिवन होगा और तुम्हें ये सिंपल स्टेप्स 4 स्टेप में आंसर निकालना है। स्टेप 1 एफ कैलकुलेट करो, स्टेप 2 CAF, स्टेप 3 UFP एंड स्टेप 4 फंक्शनल पॉइंट। क्लियर है? अगर अभी भी कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे से डाउट अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। और इस वीडियो को और बेहतर अच्छे समझना चाहते हो तो पुराना वीडियो भी देखो, क्योंकि उसमें फंक्शनल पॉइंट से रिलेटेड थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिटेल में समझाया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।